जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल GK MCQ 2020 में। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इस टॉपिक में हम टोटल इंडियन ज्योग्राफी से 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट वाइज होगा। एक पार्ट में हम टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। फ्रेंड्स, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ये आपको पक्का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें है कि सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को जब सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, तो इस माह में कर्क रेखा से अगर हम उत्तर जाते हैं तो दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिए गए विकल्प में जो दिल्ली है सबसे उत्तर में आता है, इसीलिए यहाँ क्या होगी कि दिनों की अवधि सबसे ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीवा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, नैनी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, भारत की सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट पर। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, जो कि इस मैप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि जो मेघालय है ये बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का
PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी टोटल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ के द्वारा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा। अब अध्यारोपित सीमा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक-मोहन रेखा। फ्रेंड्स, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो का PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चाइना से मिलती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सभी एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हो गया, जिसमें जो भारतीय स्थल पिंड था उत्तर की तरफ विस्थापित हो गई। ये पॉइंट आपको पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट तथा द्वीप। लेकिन भारत को 6 भौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में NCERT बुक के अनुसार बांटा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केरल का कुटनाद प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, केरल का कुटनाद
भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है तथा यहाँ पे सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई, इसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसिन युग यानी कि जो कि 15 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात होता है लघु हिमालय जो मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व का है, तथा तीसरा है शिवालिक जो कि सबसे न्यूनतम यानी सबसे नया है। ये है प्रयोजित युग जो कि 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की सभी श्रेणियां का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैले जो समतल मैदान है उसको हम कहते हैं भाबर। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल के भंग हो जाने के कारण शिवालिक के अगले भाग में कंकड़ और बाजरी के जमाव से निर्मित एक प्रकार का मेखला है। फ्रेंड्स अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।